गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे सुपर 100 प्रोग्राम के अंतर्गत। तो डियर, कल हम लोगों ने एक प्री टेस्ट लिया था और साथ ही साथ कुछ हमने नीट के बारे में भी जाना था कि नीट का एग्जाम क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझा था। तो जैसा कि कल हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया था, मैंने आप लोगों से कहा था कि हम जो हैं कल अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे और जो आपका 12th क्लास का पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसकी हम शुरुआत करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे 12th के पहले चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में जनन। तो सबसे पहली चीज हम जान लेते हैं कि जनन क्या होता है और जनन क्यों आवश्यक होता है, उसके बारे में भी। तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास में कोई हाथी रह रहा है, कोई घोड़ा है, गाय है, ठीक है। वो अपने ऑफस्प्रिंग को हमारे सामने देते हैं, ठीक है। वो ऑफस्प्रिंग को दुनिया में लेके आते हैं। अब ये जो उनकी ऑफस्प्रिंग है या जो उनके बच्चे हैं, ये बच्चे अगर आप देखेंगे तो घोड़े का बच्चा घोड़ा जैसा होगा, इंसान का बच्चा इंसान जैसा होगा, ठीक है। हाथी का बच्चा हाथी के जैसा होगा, गाय का बच्चा गाय के जैसा होगा, बकरी का बच्चा बकरी के जैसा होगा, शेर का बच्चा शेर का जैसा होगा। आप कभी नहीं सुनेंगे कि बधाई हो आप घोड़े के बाप बन गए, ठीक है। ये कभी नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे जो देखा जाता है जनन के अंतर्गत, वो ये देखा जाता है कि जब भी जीव का जनन होता है तो उससे वैसा ही जीव उत्पन्न होता है जैसा वो खुद है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जनन आवश्यक ही क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि भाई जीवों को जनन करना पड़ा है, तो हम कहेंगे भाई पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ना। अगर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जनन करना होता तो शायद मदर नेचर जनन कभी लेके ही नहीं आती, ठीक है। जनन की प्रक्रिया कभी हमारे सामने ही नहीं आती। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जनन आवश्यक हो जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारे फोर फादर हैं, वो अपने पहले के टाइम से घोड़े को देखते हुए आए हैं, ठीक है। उनसे पहले के जमाने में भी घोड़ा यूज किया जाता था। आप लोग देखते हैं, महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, उसके अंदर घोड़े का इस्तेमाल होता था, ठीक है। अब उसके बाद अभी भी घोड़े का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि घोड़ा उस समय से लेकर अब तक चला आ रहा है? तो ये जो हमारे पास प्रक्रिया है ये कहलाता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। मतलब किसी प्रजाति की निरंतरता, कि प्रजाति जो है निरंतर बनी रहती है। तो ये जो निरंतरता है इसका कारण होता है हमारा जनन या फिर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होगा तभी प्रजाति की निरंतरता बनती है, वरना नहीं बन पाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिप्रोडक्शन से ही क्यों आपकी प्रजाति की निरंतरता बनती है। अगर हम बोले कि हम रिप्रोडक्शन करा ही नहीं रहे तो प्रजाति क्या लगातार बनी नहीं रहेगी, क्या उसमें दिक्कत आएगी? तो आंसर होगा यस, ऑफ कोर्स प्रजाति खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबके अंदर एक कॉमन चीज लिखी हुई है, और वो क्या है? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है। मतलब एक मृत्यु ऐसी सच्चाई है जिसको नकारा नहीं जा सकता। हर जीव के अंदर होती है मृत्यु, एक कोश के जीवों को छोड़कर। तो जो हमारे जीव हैं जिनके अंदर मृत्यु हो रही है, उनका एक जीवन काल होता है, जिस जीवन काल के बाद उनकी मृत्यु हो जानी है। और उस जीवन काल के बाद अगर उनकी जगह किसी और जीव ने नहीं ली उन्हीं की प्रजाति के, तो वो हमारे स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो क्योंकि हमारे पास जीवन काल एक ऐसा समय आ चुका है जो स्थिर है, जो बदला नहीं जा सकता, ठीक है। और स्पीसीज को भी हमें निरंतर बनाए रखना है, तो उसके लिए जीवों को जनन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी चीज के बारे में हम डिटेल में अब जानेंगे अपने चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये चैप्टर है इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कवर अप करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, वहां पर देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे और बाद में इस चैप्टर की डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, देखते हैं आगे। तो देखिए डियर, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? हमारा चैप्टर है यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स, सजीवों में जनन या फिर जीवों में जनन आप कह सकते हैं, ये हमारा चैप्टर है। तो जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर है इसके अंदर हम किस किस चीज का अध्ययन करने वाले हैं, किन किन चीजों पर हम फोकस करने वाले हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पर जानेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हम जानेंगे यहाँ पे, ठीक है,
नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों होती है, उसको हम समझेंगे इसमें। तीसरी चीज हम इसके अंदर जानेंगे कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है उसके प्रकार क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने प्रकार का जनन हमारा होता है। अब जनन के प्रकार हम देखेंगे तो यहाँ पर हम बता देंगे कि पहला हो जाता है हमारा एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक, और दूसरा हो जाता है सेक्सुअल मतलब लैंगिक। ये दो आप पढ़ेंगे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर मेथड्स को हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल के अंदर हम देखेंगे, ठीक है, स्टेप्स, कि जो सेक्सुअल होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, हमारा जो पूरा फोकस रहेगा इस चैप्टर के अंदर वो इन्हीं चीजों के ऊपर रहेगा, और इन सब चीजों को हम देख लेंगे तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज भी लेके आया हूँ कि जब भी हम कोई चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे, मान लेते हैं जैसे ये वाला चैप्टर है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो हमेशा से मेरा प्रयास करता हूं कि जो स्टूडेंट हैं जब वो रिवीजन करें तो उन्हें पूरा का पूरा चैप्टर दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो ऐसे में हम तैयार करते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट कीज। तो लास्ट में मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से याद रख सकते हैं, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, चाहे वो आपके एनुअल एग्जाम के लिए हो। ठीक है, तो इन्हीं चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम लोग जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, और साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। चलिए, तो चैप्टर का आपने हेडिंग डाल लिया होगा, अब इसके अंदर हम चीजों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा रिप्रोडक्शन, कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन है क्या। चलिए, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, कोई व्यक्ति रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेगा। अब रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गैमेट्स का निर्माण होता है, उनका फ्यूजन होता है, उससे जीव बनता है। हमें ये चीजें नहीं बतानी है। रिप्रोडक्शन को समझाने के लिए हमें उसकी प्रोसेस को नहीं समझाना है कि वो सेक्सुअली कर रहा है या एसेक्सुअली कर रहा है, जस्ट रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देनी है, जस्ट जनन की डेफिनेशन देनी है। अगर मैं आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दूं, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर हम दे सकते हैं इसकी डेफिनेशन। तो पहले मैं आपको एक बार इसको इंग्लिश में समझा देता हूं, फिर आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो रिप्रोडक्शन की अगर डेफिनेशन दूं तो मैं बताऊंगा आपको कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम pre-existing individuals which are similar in morphology, anatomy, physiology and reproduction to the parent individual तो ये है हमारी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। अब यहाँ पे जैसे हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए डॉग है, डॉग पेरेंट है तो ऑफस्प्रिंग क्या बनी, डॉग। जैसे काव है, काव पेरेंट है तो हमारी ऑफस्प्रिंग क्या बनी, काव। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए क्रो है, मतलब कौवा, वो पेरेंट है तो उसकी ऑफस्प्रिंग क्या बनी, कौवा, क्रो। ठीक है, अब आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं हिंदी में आपको बता देता हूं, आप इसको हिंदी में लिखिएगा। हिंदी में क्या इसकी परिभाषा होगी, ठीक है, तो लिखिएगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पहले से उपस्थित
पहले से उपस्थित जीव के द्वारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पहले से उपस्थित जीव के द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है, जो कि अब देखिए, जो इंग्लिश में रखे हमने नाम, इनका हिंदी में समझ लेंगे। जो कि कायकी, मॉर्फोलॉजी मतलब कायकी, एनाटॉमी मतलब शारीरिकी, जो कि कायकी, शारीरिकी तथा कार्य की, फिजियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं कार्य की, तथा कार्य की एवं जनन में उत्पादन करने वाले के समान होते हैं, कॉमा लगा दीजिएगा। रिप्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है। तो जो प्रक्रिया है वो हमारी रिप्रोडक्शन कहलाएगी, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे डॉग है, डॉग से क्या बना, डॉग। जैसे काव है, काव से क्या बनी, काव। जैसे क्रो है, क्रो से क्या बना, क्रो। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन से क्या बना, ह्यूमन से क्या बना, ह्यूमन, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप कभी नहीं सुनेंगे कि रिप्रोडक्शन के अंदर एक जाति के अंदर दूसरी प्रजाति का जन्म हो जाए, ठीक है। जैसे कभी नहीं सुनेंगे बधाई हो आपके घर पे मद्दर पैदा हुआ है, या बधाई हो आप हाथी के बाप बन गए। ये चीजें आप कभी नहीं सुनेंगे। हम क्या सुनेंगे, बधाई हो आपके यहाँ लड़की पैदा हुई है या फिर लड़का पैदा हुआ है, यही चीजें सुनते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे रिप्रोडक्शन की परिभाषा। अब इसके अंदर हम जानेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है इसकी आवश्यकता क्यों है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हमें रिप्रोडक्शन की आवश्यकता हो जाती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है जीवन काल की वजह से ही हमें रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। अगर जीवन काल उपस्थित नहीं होता तो शायद आज के डेट में किसी को रिप्रोडक्शन की आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी हमारे पास में स्पीसीज प्रेजेंट है वो हमेशा प्रेजेंट रहती, क्योंकि उसका जीवन काल ही नहीं होता। अब जिनके पास में ऐसा फीचर है कि जन्म लेने के कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनके अंदर जीवन काल है और उतने समय के बाद में वो जीव नहीं रहेगा, तो उसकी जगह लेने के लिए हमें एक दूसरा जीव भी चाहिए जो उसी के प्रकार का हो। तो कैसे हो सकता है? हवा में आ सकता है? नहीं। पानी से आ सकता है? नहीं। कहां से आएगा? जनन के द्वारा। तो इसलिए हमें जनन की आवश्यकता होती है। तो यहां पे हम देख लेते हैं नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए, जनन की आवश्यकता, उसकी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की आवश्यकता, ठीक है। तो पहला हम क्या बताएंगे कि हमें जनन की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहला कारण है इसका, किसी जाति या प्रजाति को निरंतर बनाए रखने के लिए, किसी जाति अथवा प्रजाति को निरंतर बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। किसी जाति अथवा प्रजाति को निरंतर बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। अब क्यों ऐसी हमें आवश्यकता पड़ रही है कि हमारे पास में जाति या प्रजाति को जनन करना पड़ रहा है? तो उसका कारण क्या है? तो देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी जीव अमर नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन किसका आ जाता है? देखिए, जहां पे कोई लॉजिक है वहां पे उसका एक्सेप्शन भी है। और एक्सेप्शन क्या आता है? केवल एक कोशिकीय
जीवों को छोड़कर, केवल एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर आगे हम बता देंगे कि प्रकृति में जिस जीव का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, अतः जीव का एक जीवन काल होता है। तो जो एक कोश के जीव है इनके लिए जीवन काल का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता एक कोश के जीवों के लिए जीवन काल। क्यों मायने नहीं रखता? क्योंकि जो हमारे एक कोश के जीव होते हैं, जब भी उनको लगता है कि उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डिवाइड कर लेते हैं और दो संतति कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, और दो संतति कोशिकाओं में बनने के पश्चात उस जीव का अपना अस्तित्व दो संतानों में बट जाता है। तो ऐसे में जो जीव है उसकी मृत्यु नहीं होती, ठीक है। लेकिन हाँ, जो बहुकोश के जीव हैं हमारे, उन सभी की मृत्यु होती है। तो इसलिए उनको जनन करना पड़ता है ताकि उनकी स्पीसीज लगातार बनी रहे। अब आपकी एनसीईआरटी के अंदर कुछ, जैसे आप देखते हैं ना कि हमारे पास जो पेज है, पेज के ऊपर कुछ आपके डायग्राम दिए हुए हैं, जैसे हाथी दिखाया हुआ है, घोड़ा दिखाया हुआ है, कुत्ता दिखाया हुआ है, गाय दिखाई हुई है, तोता दिखाया हुआ है। तो उनके आगे ना ब्लैंक स्पेस दे रखा है, कुछ के अंदर जीवन काल लिखा हुआ है, कुछ के अंदर ब्लैंक स्पेस दे रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जीवन काल को बताना है कि कितना कितना जीवन काल होता है हमारे जीवों का, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को कुछ जीवों का जीवन काल बताने जा रहा हूं, और ये जो जीवन काल है ना केवल आपके बोर्ड में के एग्जाम में हेल्प करेगा, बल्कि जो हमारा नीट का एग्जाम होता है उसमें भी हेल्प करेगा। तो कुछ जीवन काल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं और टेबल बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो अभी मैं लेके चलता हूं आपको हमारे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर चीजें आपको क्लियरली दिखाई देंगी। तो चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं वहां पर कुछ जीवों का जीवन काल। चलिए, तो डियर, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जीवों में जीवन काल के बारे में, कि जीवों के अंदर जो जीवन काल है वो कितना कितना होता है और कैसा कैसा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ चीजों को हम नोट करेंगे। जैसे एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, और टेबल में क्या बनाएंगे देख लेते हैं उसको। तो सबसे पहले टेबल ड्रॉ करते हैं, ऐसे बीच में एक लाइन खींचेंगे हम लोग, ठीक है, और उसके अंदर एक तरफ लिखेंगे हम लोग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे यहां पर, ठीक है, आपका लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल। दो चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। तो एक तरफ तो हम देखेंगे यहां पर क्या क्या, एक तरफ हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म और दूसरी तरफ देखेंगे लाइफ स्पैन। तो पहला हम देख लेते हैं, यहां पर पहला आ जाता है हमारे पास एलिफेंट। तो पहला क्या आ जाएगा हमारे पास, एलिफेंट। जो एलिफेंट है इसका लाइफ स्पैन कितना होता है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन होता है कितना होता है, 50 से 70 साल, 50 to 70 ईयर्स, 50 to 70 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद अगला आता है हमारे पास पैरट, मतलब तोता। जो पैरट होता है इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, लगभग 140 साल, लगभग 140 साल। अगला नाम आता है हमारे पास क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, जो क्रोकोडाइल है इसका कितना हो जाता है, लगभग 60 ईयर्स, लगभग 60 ईयर्स, 60 साल का लगभग। इसके बाद हमारे पास आता है डॉग। जो डॉग है, डॉग का लाइफ स्पैन कितना होता है, लगभग 22 ईयर्स, लगभग 22 ईयर्स। तो कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर इसका लाइफ स्पैन 10 साल का भी होता है,
कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिनका लाइफ स्पेन 15 साल का होता है, कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिनका लाइफ स्पेन 22 साल का होता है। तो उसको हम देख के चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉर्स, घोड़ा। जो घोड़ा है, घोड़ा का लाइफ स्पेन कितना होता है? तो घोड़ा लंबे समय तक जीता है, लगभग 40 से 50 साल तक, लगभग 40 to 50 ईयर्स, 40 से 50 साल। तो डियर ये 50 है, ठीक है। चालीस से 50 साल। नेक्स्ट हम बात करते हैं बटरफ्लाई, मतलब तितली। तितली की हम बात कर लेते हैं। तो बटरफ्लाई के जो लाइफ स्पेन होता है लगभग 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 हफ्ते, 1 से 2 हफ्ते का उसका लाइफ स्पेन होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रूट फ्लाई, जो फल मक्खी होती है, ठीक है। तो इसको भी हम बता देते हैं अप टू 2 वीक्स। अब इसके अंदर जो है हमारे पास अलग अलग टाइप की फल मक्खियां होती हैं, तो उनका अलग अलग जीवन काल हो जाता है। कुछ का आपका 2 दिन का होता है, कुछ का 8 दिन का होता है, कुछ का 12 दिन का होता है, कुछ का 16 दिन का भी होता है। तो यहाँ पे इसलिए हम इसको अप टू बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रो। क्रो मतलब कौवा। जो कौवा होता है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है? क्रो का होता है अप टू 15 ईयर, 15 साल का, 15 साल तक का उसका कौवे का लाइफ स्पेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले कुछ साफ कर दे रहा हूं आपको, ताकि 2-3 नाम और हैं उनको हम लिख सके। उम्मीद करूंगा कि आपने वो लिख लिए होंगे। ठीक है, तो अब यहां पे हम देख लेते हैं बाकी का। तो जैसे हमारे पास नेक्स्ट आता है टॉर्टोइज। टॉर्टोइज हो गए मतलब बेटा आपके जो कछुए होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो टॉर्टोइज जो होते हैं इनका 100 से 150 साल तक का होता है, ठीक है। 100 से 150 साल तक का होता है। कुछ केसेस के अंदर, कुछ केसेस में, सभी केसेस के अंदर नहीं, कुछ केसेस में अप टू 400 ईयर्स, 400 साल तक का हो जाता है कुछ केसेस के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे काव। काव तो देखिए हम सभी के घरों में होती है, ज्यादातर जो गांव से जुड़े लोग हैं। काव का कितना होता है? अप टू 22 ईयर्स, मतलब 20 साल तक का उनका जीवन काल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर मैंगो प्लांट। मैंगो प्लांट, जो मैंगो प्लांट है इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? मैंगो प्लांट हमारा, ठीक है, 200 से 300 सालों तक जीवित रहता है, 200 से 300 सालों, ठीक है। वहीं हम बात कर लेते हैं आगे बैनियन ट्री। बैनियन ट्री, अब देखिए यहां पे बैनियन को बैनियन ही रहने देना, बनियान मत कर देना इसको। बहुत सारे लोग आप इसको बनियान बोलेंगे, बनियान नहीं है ये बैनियन है, बैनियन ही रहने देना इसको। बैनियन का मतलब होता है बरगद का पेड़। जो बरगद का पेड़ है वो कितना पुराना होता है? तो जैसे देखा ना पुरानी भूतिया पिक्चरों के अंदर, ये उस जमाने का बरगद का पेड़ है, ये फल्ला जमाने का बरगद का पेड़ है। तो एक्चुअल में जो हमारा बरगद का पेड़ है इसका जीवन काल कितना होता है? तो यूजुअली हमारे पास जो बरगद का पेड़ है ये 300 से 700 सालों तक इसका लाइफ स्पेन होता है, 300 से 700 सालों तक का बैनियन ट्री का, बरगद के पेड़ का। लेकिन कुछ केसेस के अंदर अगर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो यह है अप टू 1000 ईयर्स के भी जीवित रह जाता है, 1000 साल तक भी यह जीवित रह सकता है, अप टू 1000 ईयर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरा कौन सा ऐसा पेड़ होगा जो हमारे भारत में पाया जाता है, उसका जीवन काल बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मैं आपको बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा उसको। वो होता है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ का जो जीवन काल होता है
वो इस लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा होने वाला है। जो पीपल का पेड़ है इसका जीवन काल अप टू 3000 ईयर्स, मतलब 3000 साल तक का जीवन काल होता है पीपल के पेड़ का। तो आप उस चीज को लिख लीजिएगा एक स्टार लगा के कि पीपल के पेड़ का जीवन काल 3000 वर्षों तक का होता है। पीपल के पेड़ का जीवन काल 3000 वर्षों तक का होता है। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर और याद रखने की कोशिश करिएगा। जो जो चीजें मैंने आपको यहां पर बताई हैं ये आपके बोर्ड के लिए भी बहुत लाभकारी है और आपके नीट के एग्जाम के लिए भी लाभकारी है। और जो बच्चे अपने बायोलॉजी वाले हैं जो इस समय पे 12th कर रहे हैं, अभी आप लोगों का नीट का फॉर्म आया हुआ है, आप उसको भर दीजिए, ठीक है। एटलीस्ट आपको यह पता चल जाएगा कि जो नीट है उसका पैटर्न कैसा होता है, उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है, ताकि अगले वर्ष जो आपका नीट का एग्जाम हो आप उसको आसानी से क्रैक कर सके। ये पहली अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारे 12th वाले बच्चों को जो एक हाई स्कूल के शुरुआत में नीट दे सकते हैं और हाई स्कूल के 12th के शुरुआत में नीट दे सकते हैं और 12th के पश्चात नीट दे सकते हैं, ठीक है। ये किसी को नहीं मिलती है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है कोविड की वजह से। इसलिए आप भरिए अपना नीट का फॉर्म, आया हुआ है, ऑनलाइन भरा जाएगा और उसके बाद में पेपर दीजिए और अगली बार फिर से नीट का फॉर्म भरिएगा और पेपर दीजिएगा पूरी तैयारी के साथ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर आगे बात करते हैं कि हमारे पास में जो रिप्रोडक्शन होता है उसका कितने प्रकार होते हैं। तो हम यहां पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, जनन के प्रकार। तो चलिए हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए तो देखेंगे हम यहां पर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा अभी कि सर जो है इंग्लिश में ज्यादा हम लोगों को टर्म्स लिखवा रहे हैं, ठीक है, जैसे रिप्रोडक्शन, जनन नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो उसका कारण ये है कि जो नीट है ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। नेशनल लेवल के एग्जाम के अंदर आपके बायलिंगुअल पेपर आता है। अगर कोई बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज को उसमें फिल करता है, जैसे आप हिंदी वाले हैं, आप हिंदी फिल करेंगे तो आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। और अगर कोई त्रुटि होती है हिंदी में लिखी हुई, रीजनल लैंग्वेज में लिखी हुई कोई त्रुटि होती है तो एनटीए उसको कभी कंसीडर नहीं करता। कंसीडर हमेशा किया जाएगा इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश में सही लिखा है तो आपका हिंदी में चाहे गलत लिखा हो, आपका नीट उसको, एनटीए उसको कंसीडर बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो टर्म्स होती हैं उनको हमेशा इंग्लिश में ही लिखना चाहिए और इंग्लिश में ही याद रखना चाहिए, ताकि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर टर्म्स तो एटलीस्ट आपकी करेक्ट आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे टर्म्स हमेशा इंग्लिश में ही लिखवाऊंगा और लिखवाता हूं, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अब जो रिप्रोडक्शन के प्रकार हैं ये किस पर निर्भर करता है? निर्भर करता है कितने पेरेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने पार्टिसिपेट करने वाले पेरेंट की संख्या होगी उसी हिसाब से हमारा रिप्रोडक्शन के प्रकार बन जाते हैं। तो हम बताते हैं, ठीक है, कि जनन में भाग लेने वाले, जनन में भाग लेने वाले पेरेंट्स की संख्या के आधार पर, पेरेंट्स की संख्या के आधार पर, पेरेंट्स की संख्या के आधार पर जनन निम्नलिखित प्रकार का होता है। जनन निम्नलिखित प्रकार का होता है। अब कौन कौन से प्रकार का होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो पहला इसके अंदर प्रकार आता है, पहला प्रकार आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा इसके अंदर प्रकार आता है हमारे पास, दूसरा प्रकार आता है डियर इसमें हमारे पास
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो प्रकार का हम रिप्रोडक्शन दिखाएंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप कहते हैं हिंदी में अलैंगिक जनन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन। उसको लिख लीजिएगा, यह हो जाएगा अलैंगिक जनन और ये वाला हो जाएगा लैंगिक जनन। अब जैसा कि हमने बात की है कि जनन में भाग लेने वाले पेरेंट की संख्या के आधार पर, जनन में भाग लेने वाले पेरेंट्स की संख्या के आधार पर, तो कितने पेरेंट हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने पेरेंट भाग लेते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक पेरेंट भाग लेता है। इसमें कितने पेरेंट भाग लेते हैं? एक पेरेंट भाग लेता है, केवल एक पेरेंट। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो इसके अंदर दो पेरेंट भाग लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले केस के अंदर केवल एक पेरेंट भाग लेगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट भाग लेते हैं, और इसमें से एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। एक होगा मेल और एक होगा फीमेल, जो हमारे दो पेरेंट हैं। एक मेल और एक फीमेल, ये आपको याद रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट आ जाएंगे, मेल और फीमेल, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही आपका पेरेंट होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब दोनों में क्या अंतर हो जाता है? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी प्रक्रिया हो जाएगी जिसके अंदर हो सकता है युग्मक बने और हो सकता है ना बने। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हो सकता है युग्मक बने, हो सकता है ना बने। जीआईसी पीपल कोटी, बेटा आगे बैठे हुए दोनों छात्र कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं, कोई समस्या है आपको? अपनी वजह से अपने स्कूल का नाम बदनाम मत करिए, आपको पूरा उत्तराखंड देख रहा है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं यहां पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर युग्मक बने ना बने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन युग्मकों का संलयन बिल्कुल नहीं होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे युग्मक बिल्कुल भी संलयित नहीं होते हैं, कोई फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर युग्मकों का निर्माण भी होगा और संलयन भी होगा। ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों के अंदर। ठीक है, एक में निर्माण हो सकता है लेकिन संलयन नहीं होगा, लेकिन दूसरे में निर्माण होगा भी और संलयन भी होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर देखते हैं इनको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, दोनों को देख लेते हैं। चलिए, तो पहले हम बात करेंगे इसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे पहले हम? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको कुछ ऐसी नई चीज बताऊंगा जो शायद किसी ने आपके साथ डिस्कस नहीं की होगी। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो जरा एक सेकंड का टाइम दीजिए। तो डियर, हम अभी इस पे वापस जाएंगे अपने स्मार्ट बोर्ड पे। पहले हम व्हाइट बोर्ड पे कुछ देखेंगे, जो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ में। देखिए, बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन होता है, जो चीजें जो क्लियर नहीं होती है ज्यादातर। अक्सर क्या होता है कि ना तो हम पूछने में विश्वास रखते हैं अपने टीचर से, और ना ही फिर टीचर्स भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो आप पूछने में विश्वास रखिए, मैं गारंटी देता हूँ आपके जितने भी टीचर्स होंगे वो सारी चीजें आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आपको जो भी परेशानी आती है अपने टीचर से डिस्कस करिए। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो हम पूछते नहीं है लेकिन वो हमें पता होना चाहिए। जैसे एक बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। अब यहां पर हम यूजुअली क्या बताते हैं? दो टाइप्स बताते हैं, जैसे मैंने आपको अभी स्मार्ट बोर्ड पर बताया, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी कहती है और मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन रिप्रोडक्शन के 3 प्रकार होते हैं, केवल 2 प्रकार नहीं होते, रिप्रोडक्शन के 3 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर रिप्रोडक्शन लिखता हूं तो मैं 3 प्रकार की बात करता हूं।
अब ये कौन कौन से प्रकार होने वाले हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहला वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल एंड तीसरा सेक्सुअल। ये 3 प्रकार के हमारे जनन होते हैं। एनसीईआरटी जो है एसेक्सुअल और वेजिटेटिव को एक साथ जोड़ देती है, ठीक है। और इसलिए हम कभी अंतर ही नहीं समझ पाते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई अंतर होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा अंतर होता है वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, लेकिन कुछ समानताएं भी होती हैं। समानताएं ये होती हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर युग्मकों का संलयन बिल्कुल नहीं होता। दोनों में एक समानता यह है। और दूसरी, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो, जो संतान उत्पन्न होगी वो आपस में और अपने पेरेंट दोनों के लिए क्लोन होगी, क्योंकि यहां पे किसी चीज का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो मॉर्फोलॉजी में कोई परिवर्तन होगा और ना ही आपके जेनेटिक पूल के अंदर, मतलब जो आनुवांशिक लक्षण है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ये दोनों एक जैसे एंड प्रोडक्ट हमें देते हैं, लेकिन अंतर क्या है उसको अब समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि हम पहले से बता रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर युग्मकों का निर्माण भी होगा और युग्मकों का संलयन भी होगा, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किसी प्रकार का युग्मक का संलयन नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूं एसेक्सुअल की, तो हो सकता है यहां पे हमारे गैमेट का निर्माण हो जाए, लेकिन संलयन नहीं होगा। उस सिंगल गैमेट से ही हमारा एक नया जीव बन जाएगा। लेकिन वेजिटेटिव की बात करूं तो कभी भी यहां पर किसी गैमेट का निर्माण नहीं होता है, कभी निर्माण नहीं होता गैमेट का, ठीक है। देखिए, अब अगर हम सेक्सुअल को साइड कर दें और इन दोनों को समझने की कोशिश करें, इनमें अंतर क्या होता है, तो सबसे बड़ा अंतर यह होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हमारा रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर जीव एक रिप्रोडक्टिव फेज मतलब जनन अवस्था में एंटर करता है और जनन संरचनाओं का निर्माण करता है। जैसे या तो ये स्पोरेंजियम बनाएगा जिसमें स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, या फिर ये आपका कोनिडियोफोर बनाएगा जिसमें कोनिडिया बनेगा, ठीक है, या फिर किसी और मेथड का ये यूज करेगा। मतलब यहां पर जो जीव है ये हमारी वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा ही जाएगा, तभी जाके वो जनन कर पाएगा। लेकिन अगर हम वेजिटेटिव की बात करें तो जीव कभी भी अपनी कायिक अवस्था को नहीं छोड़ता। जीव कायिक अवस्था को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, कायिक अवस्था के दौरान कायिक संरचनाओं से ही जनन करेगा, तो वो हो जाता है हमारा वेजिटेटिव। मतलब अगर दोनों में डिफरेंस देखें तो यहां पे जनन संरचनाएं बनेंगी, यहां नहीं बनेंगी। यहां जीव जो है कायिक अवस्था को छोड़कर जनन अवस्था में प्रवेश करेगा, यहां पे जीव जनन अवस्था में कभी प्रवेश नहीं करता, वो कायिक अवस्था में ही बना रहेगा और उसी दौरान उसकी कायिक संरचनाओं से जनन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं आपके पास पोटैटो होता है, जो पोटैटो की संरचना है वो कायिक संरचना है, ठीक है, जनन संरचना नहीं है, कायिक संरचना है। लेकिन अगर आप पोटैटो को काटकर बो देते हैं तो वहां से भी नया पोटैटो प्लांट बन जाता है। तो किससे बना है? कायिक भाग से बना है। उसी प्रकार से जो कई पादप होते हैं उनके तने अगर हवा से उठकर भूमि पे टच कर जाए तो जिस जगह वो टच करते हैं वहां पे नीचे की तरफ जड़ बना लेते हैं, ऊपर की तरफ पत्तियां बना लेते हैं, तो वहां पे भी नया प्लांट का डेवलपमेंट हो गया। लेकिन हुआ किससे? कायिक भाग से, जनन भाग से नहीं हुआ है। और यहाँ पे क्या बनेगा? जनन संरचनाएं बनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया स्पोरेंजियम बनेगा स्पोर के निर्माण के लिए, मतलब स्पोरेंजियम को हिंदी में कहते हैं बीजाणुधानी, तो यहाँ पे बीजाणुधानी बनेगी और उसके अंदर बीजाणु का निर्माण होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किस प्रकार से भिन्न होता है। हालांकि दोनों के उत्पाद सेम रहेंगे लेकिन विभिन्नताएं बहुत होती हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वापसी चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और वहां पे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, उनको हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम बात करेंगे इसके प्रकार की, ठीक है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है डियर, इसके अंदर आपका केवल और केवल, ठीक है, एक ही पेरेंट सम्मिलित होता है। तो हम क्या बताते हैं कि इस प्रकार का जनन केवल एक ही पेरेंट के माध्यम से होता है, एक ही पेरेंट के माध्यम से होता है,
एक ही पेरेंट के माध्यम से होता है। दूसरी चीज, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का निर्माण हो सकता है लेकिन गैमेट्स फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार के जनन में गैमीट, गैमीट का मतलब क्या होता है डियर? गैमीट का मतलब होता है युग्मक। गैमीट का निर्माण तो हो सकता है परंतु गैमीट का फ्यूजन नहीं होता। गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, नहीं होता है। तो गैमेट्स का यहां पर फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर जो आपकी जीव बनेंगे, जो आपके जंतु बनेंगे, ये जीव जंतु एक दूसरे से मॉर्फोलॉजी में और जेनेटिक पूल में समानता तो रखेंगे, परंतु इनका आपस में किसी भी मतलब एक दूसरे से, यहां पे जो जीव बनेंगे एक दूसरे से समानता तो रखेंगे लेकिन इनके अंदर विभिन्नताएं बिल्कुल नहीं पाई जाएंगी। अब क्योंकि ये एक दूसरे से समानता रखेंगे इसलिए ये जंतु अपने पेरेंट और एक दूसरे के लिए क्लोन कहलाते हैं। तो देख लेते हैं आगे उसको भी हम। ठीक है, क्या बताते हैं तो लिखिएगा इसके अंदर, इस जनन से बनने वाली संतानें, इस जनन से बनने वाली संतानें अपने पेरेंट तथा एक दूसरे से पूर्ण रूप से समान होते हैं। एक दूसरे से पूर्ण रूप से, ठीक है, सेम होते हैं। इसलिए इन्हें क्लोन्स कहते हैं। देखिएगा मैंने क्या लिखा है, क्लोन्स। इसलिए इन्हें क्लोन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे क्लोन बने हैं इनमें क्या क्या समानता होगी? इन क्लोन के अंदर जो काई की संरचना है वो भी समान होगी और जो आनुवांशिक पूल है वो भी समान होगा। ठीक है, ये क्लोन्स मॉर्फोलॉजिकली मतलब कायिक संरचना में तथा मॉर्फोलॉजिकली तथा जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो ये हमारे बन के आ गए। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कहां सबसे ज्यादा पाया जाता है, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां मिलेगा? सबसे पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक कोशिकीय जीव। और याद रखिएगा हमेशा यूनिसेल्युलर ही टर्म यूज करनी है। अगर आपने ए सेल्युलर लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, मतलब कोशिका रहित हो जाता है ए सेल्युलर। यूनिसेल्युलर ही हमें लिखना है। डियर, हमारे पास में अभी 10 मिनट का लगभग समय है, तो मैं आप लोगों से चाहूंगा अगर किसी का कोई प्रश्न है इस चैप्टर के रिगार्डिंग या जो मैंने आपको समझाया उसके रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट के माध्यम से भी, मैं उनका आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो आपको कोई प्रश्न होगा तो पूछिएगा जरूर, आप हिचकिचाइएगा मत, बेझिझक आप पूछिएगा। इसके अलावा दूसरा नाम आता है इसके अंदर आपका सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब एक कोशिकीय जीव, हिंदी में आप चाहें तो लिख लेंगे एक कोशिकीय जीव
एक कोश के जीव, सरल पादप तथा सरल जंतु। एक कोश के जीव, सरल पादप तथा सरल जंतु। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, साथ में आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। तो बाकी का जो टॉपिक है हम लोग कल उसको फिर से अपना वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हम लोगों ने इसको ख़त्म किया था अपने एग्जाम्पल के साथ में। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप चैट के माध्यम से या फिर कॉल करके यहाँ पे बता सकते हैं, ताकि कल मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर दूँ। तो आज का लेक्चर ज़्यादा समय न लेते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहेंगे और स्टडी करते रहेंगे। धन्यवाद।